जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के अब हम लोग जो है अंतिम पड़ाव पर हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ जेई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो मेंस के भी हो सकते हैं या एडवांस के भी हो सकते हैं। तो और फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। इससे आपको जो है अपनी इस चैप्टर के लेवल का जो है पता लगाना है। ये हो सकता है कि जेई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो, बट वैसे बच्चे जो नीट के एग्जाम देने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं थोड़ी सी टफ भी होते हैं, फिर भी उसकी कॉन्सेप्ट मार्केट में आ चुकी होती है। तो नीट के एग्जाम में वो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो नीट वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और अपने लेवल को जो है यानी कि मेंटेन रखना है, ताकि इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर क्लियर कर पाओगे। और आइए इसी के क्रम में हम लोग बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप देखिए, इस क्वेश्चन से आप परिचित हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से रखा हूं ताकि आप एक बेहतरीन क्वेश्चन से शुरुआत करें अपनी आज की लेक्चर को। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4, ध्यान देंगे, अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4 हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम्ब। यानी ये डिस्क ऑफ रेडियस जो है, इस पे टोटल चार्ज आप याद रखेंगे। चार्ज कितना है बाबू मेरे? प्लस में 6 कूलम्ब। कर की इज प्लेस्ड इन XY प्लेन विथ इट्स सेंटर एट, इस कोऑर्डिनेट को देखेंगे, जो डिस्क का सेंटर है उसका x कंपोनेंट -a/2 है, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट 0 है। आप समझ जाएंगे कि अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूँ और इसको y एक्सिस मान लूँ तो ये ओरिजिन होगा, डेट मीन्स यहाँ x y z तीनों 0 होगा। और x का वैल्यू जो है, यानी कि अगर मैं ये कह रहा कि a/2 बोले तो a अगर कोई डिस्टेंस है तो उसकी हाफ जो होगी इसकी सेंटर हो जाएगी। और यदि ये सेंटर जो है -a/2 पर है और डिस्क का रेडियस आप देख रहे होंगे कि डिस्क की जो रेडियस दिखाई जा रही है, मान ली कि रेडियस को मैं स्मॉल r मान लूँ तो ये a/4 है मेरे बाबू, रेडियस a/4 है। फिर चलिए, कर अ रॉड ऑफ लेंथ a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लस में 8 कूलम। आप याद रखोगे, देखो यहाँ पे एक रॉड है और इस रॉड का लेंथ आप देख रहे होगे बाबू मेरे कि a है, और इस रॉड को जो टोटल चार्ज दिया गया है ये प्लस में 8 कूलम है, प्लस में 8 कूलम है। आप ध्यान से देखोगे, कर इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a/4 टू x इक्वल टू 5a/4। जो रॉड रखा गया है उसका कोऑर्डिनेट आप याद रखोगे, जो इस रॉड का जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है यानी x एक्सिस से ये a/4 है, डेट मीन्स यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस आप याद रखोगे, ये जो डिस्टेंस है ये a/4 है। और फिर जो अंतिम डिस्टेंस है आप इसमें a जोड़ दो तो ऐसे भी आप इसका कोऑर्डिनेट ढूंढ पाओगे। ये जो यहाँ का कोऑर्डिनेट है ये दिया है आपका 5a/4, या आप ऐसे भी a/4 में ये जोड़ोगे तो 5a/4 हो जाएगा। ठीक है, करेगी 2 पॉइंट चार्ज इज -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट लोकेशन। आप देखो इसका पोजीशन देखो, जो -7 कूलम चार्ज है वो a/4 -a/4 मीन्स x एक्सिस में आपको a/4 जाना है और y में भी a/4 आना है। तो आप देखोगे कि ये अप्रोक्सीमेट इस पोजीशन पर है आपका। ये चार्ज कितना है बाबू मेरे? तो ये 7 कूलम है, माइनस में 7 कूलम है। फिर कह रहा है कि जो 3 कूलम चार्ज है उसका आप लोकेशन देखो, -3a/4 एंड प्लस में है आपका 3a/4, यानी x कंपोनेंट निगेटिव में है। आप देखो यहाँ से 3a/4 बोले तो ये 3a/4 बोले तो a/2 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। मान लो कि ये a/4 हुआ, ये a/2 हुआ, ये 3a/4 होगा, थोड़ा सा और आगे जाना है। और y एक्सिस में 3a/4 जो थोड़ा सा और ऊपर जाना है। कुल मिला के आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा
ये है, यहाँ पर चार्ज जो है प्लस में 3 कूलम रखा गया है। रिस्पेक्टिवली कंसीडर अ क्यूबिकल सरफेस फॉर्म बाय 6 सरफेसेस। और देखिए जो क्यूबिकल सरफेस है उसके साइड देखेंगे, इसका XYZ कंपोनेंट दिया है प्लस माइनस a/2, मीन्स अगर ये एक y एक्सिस और x एक्सिस का ओरिजिन है तो x में भी a/2, इधर प्लस में भी और माइनस में भी a/2 इसका कोऑर्डिनेट है। मीन्स जो क्यूब है इसके ईच साइड का लेंथ कितना है बाबू मेरे, a है, हाफ इधर है हाफ इधर है। y एक्सिस में भी ये इसकी जो ब्रेथ कह लो या हाइट कह लो, ये भी जो तुम्हारा यानी a है, जिसमें से a/2 भर और a/2 नीचे, y एक्सिस में भी, z में भी बिल्कुल ये a/2 आगे और a/2 पीछे कह लो। बिल्कुल ये क्यूब है, बट आपको एक फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है जो कि स्क्वायर के फेज में शेप में आपको दिख रहा होगा, बट है ये क्यूब, आप समझेंगे। करेंगे द फ्लक्स दिस क्यूबिकल सरफेस इज, आपको बताना कि इस क्यूबिकल सरफेस से कुल कितनी फ्लक्स पास करेगी। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब भी क्यूबिकल सरफेस से फ्लक्स की बात हो, यानी बंद बॉडी से कर फ्लक्स की बात हो, तो फ्लक्स हमेशा उसके अंदर के चार्ज पर डिपेंड करेगा, बाहर के चार्ज से फ्लक्स को कोई लेना देना है नहीं। तो बाबू मेरे आप ढूंढोगे कि ये जो क्यूबिकल सरफेस है, इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितनी है। ये जो आप क्यूबिकल देखो, ये स्क्वायर में दिख रहा है, बट ये आपको केवल एक फ्रंट व्यू दिख रही है। इसके अंदर में चार्ज ढूंढोगे कितना होगा, तो देखो इस क्यूबिकल बॉडी के अंदर में एक चार्ज तुमको ये दिख रहा होगा -7Q। दूसरी चीज तुम देखो, ये जो डिस्क को हमने चार्ज दिया है कितना बाबू मेरे, डिस्क को हमने प्लस में 6Q चार्ज दिया, 6 कूलम चार्ज दिया है, जिसमें से हाफ डिस्क इस क्यूबिकल सरफेस से बाहर है और हाफ डिस्क अंदर है। तो जो अंदर की चार्ज होगी आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, केवल इस पोर्शन पर जो चार्ज होगी उसका वैल्यू बाबू मेरे सीधे 3 कूलम हो जाएगा प्लस में। अब चलो इस पूरे रॉड का लेंथ a है, जिसमें से ये वाली जो लेंथ है ये a/4 है। तो सीधी सी बात है कि रॉड की ये जो लेंथ होगी बाबू मेरे, ये जो लेंथ होगी ये भी a/4 ही होगी, क्योंकि ये टोटल तो a/2 है। टोटल अगर मान लो कि ये जो लेंथ आपको दिया गया है, सीधे आप देखो a/2 है, अगर ये a/2 है, इसमें से a/4 माइनस करोगे तो a/4 हो जाएगा। अब बताओ बाबू मेरे, पूरे a लेंथ के रॉड पर 8 कूलम चार्ज है, तो a/4 पर कितना चार्ज होगा। सीधी सी बात है, अगर इस रॉड के इस वाले पोर्शन पे मैं चार्ज की बात करूं तो आप 8 कूलम में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका लेंथ कितना है बाबू मेरे, तो a/4 यानी पूरे a पर इतना, तो 1/4 पार्ट पे कितना हो जाएगा, यानी ये 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। देख लो अंदर वाले लेंथ जो रॉड का है उस पर 2 कूलम पॉजिटिव में चार्ज हो गया, डिस्क का जो इंटरनल पार्ट है उस पर 3 कूलम हो गया, और ये जो पॉइंट चार्ज इस पर -7 कूलम हो गया, और ये जो 3 कूलम है वो तो आउटसाइड का जो है क्यूबिकल बॉडी है। तो आप समझ सकते हो कि इस बंद बॉडी पर टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी, अगर बात करें इनसाइड द क्लोज बॉडी, इनसाइड द क्लोज बॉडी डेट मीन्स क्यू इन की अगर मैं बात करूं तो आप देखो उस पॉइंट पे -7 कूलम चार्ज है, डिस्क का 3 कूलम चार्ज इनसाइड है, 3 कूलम चार्ज आउटसाइड है, और जो रॉड है उस पर 2 कूलम चार्ज ही क्यूब के अंदर है। तो कुल मिला के आप चार्ज देखोगे कितना हो जाएगा, ये -2 कूलम हो जाएगा। और फिर अगर मैं बात करूं फ्लक्स का, तो फ्लक्स का वैल्यू आप जानते हो कि Q/ε0 होता है। तो Q के जगह पर -2 कूलम भर दो और ये इप्सिलॉन भर दो, तुमको आंसर मिल चुका होगा। ध्यान देना, देख लो यहाँ पे -2 कूलम/ε0। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को बार बार बनाओगे। काफ़ी बच्चे जो है बहुत पहले ही आंसर दे चुके हैं, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को देख करके। ये टफ क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगा क्योंकि आप इस क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस तरीके से जब भी आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, सोचो कि 1 से 2 बार बनाने पर इतना स्मूथ हो गया। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को कई बार रिपीट करूं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं 30 बार 35 बार 40 बार 50 बार सिलेबस को रिपीट करते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार ये संभव कहाँ है कि कोई इतने कम समय में जो सिलेबस को 40 से 50 बार रिपीट कर दे। हाँ है, आप मेरे से सीखो, बहुत आसान है। आप एक बार सिलेबस को थ्रू आउट बनाओ,
आज की रूटीन फॉलो करो, पूरी जो टॉपिक्स को कंप्लीट बनाओ, और जैसे ही टॉपिक्स बंद हो जाती है यानी तुम पूरे जो है क्लोज कर देते हो आज के वर्क को, उसके बाद इमेजिंग पावर लगाओ, उसको मन ही मन घुमाओ कि तुमने आज पहला टॉपिक्स क्या पढ़ा था, उसमें ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से दिमाग में बार बार उसको रिपीट करो। पता चला कि 10 से 20 से जो तुम घंटों घंटों में पढ़े हो उसको 10 से 20 मिनट में एक राउंड मार दिए ब्रेन में अंदर अंदर ही। फिर उसको कई बार इमेजिंग पावर बढ़ाओ। अगर तुम्हारी इमेजिनरी पावर बढ़ते चली जाएगी तो आप सिलेबस को कई बार रिपीट मन ही मन कर सकते हो। और जिस दिन से ऐसा होने लगा कि अगर आपके सिलेबस आपके ब्रेन में रोटेट करने लगा, बार बार रिपीट हो रहा है, आप कहीं भी खाली बैठे हो, दिमाग में जो है पूरी चक्की चल रही है, तो फिर हो गया ना रिजल्ट। तो ऐसे ही होता है। और इमेजिनरी पावर बढ़ाना है, आप इसके लिए थोड़ा सा जो है योग करो। अभी तो योग डे आया था ना, बोलो तो योग दिवस, तो तुम अपने जीवन में योग दिवस के ही दिन योग मत करो, बल्कि पर डे जो है थोड़ी सी कंसंट्रेशन के लिए अपनी बॉडी को फिट फाट रखने के लिए प्रयास करो। और जब तुम अपनी बॉडी को फिट फाट रखोगे, ब्रेन को कंसंट्रेट रखोगे, जब भी तुम अकेले बैठोगे अपने सिलेबस पर विचार करोगे, तो सब कुछ हो जाता है मेरे लाल। बहुत आसान चीज़ें होती हैं ये। थोड़ी सी अकेले रहने की कोशिश करो, बिल्कुल साइलेंट रहने की कोशिश करो, और तब तुम अपने दिमाग को सिलेबस की तरफ मोड़ो, एकदम बिल्कुल तुम्हारी इमेजिनरी पावर बढ़ जाएगी। और जिस दिन से इमेजिनरी पावर बढ़ेगी, मज़ा आ जाएगा तुमको, सिलेबस जहाँ रहोगे वहीं याद रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखो इतने बेहतरीन क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल तरीके से बना लिए। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसको जो है तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लेते जाओ। ये देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, पहले इसको तुम दिमाग लगाओ और तुम देखोगे कि इसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी देख लो तुम, कब का है देख लो, बिल्कुल ताजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को तुम देखो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। इससे क्या सिद्ध होता है बताओ कि क्वेश्चन पूछने के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। इसमें फ्री स्पेस, खाली जगह छोड़ दिया गया है कि आपको जो डिजिट में वैल्यू ला के यहाँ भरना है, आपके लिए ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोचो। तो इसलिए आपको जो है बातों को समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन को सीखना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेशन को बहुत प्योर कैलकुलेट करना सीखोगे ना, तब जाके यहाँ बात रख पाओगे। नहीं तो बहुत लोग तो सोच ही नहीं पाएगा यहाँ रखे क्या। जब ऑप्शन दिए रहते हैं तो कुछ चांस रहता है टिक लगाने का, लेकिन जब ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो अनंत चांस है गलत होने का, कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन दिए रहते हैं तो 4 में से 3 ही तो गलत हो सकते हैं ना कोई तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से भरोगे। तो इसलिए तुमको तो सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार जो है निकिरिज्म लगाना पड़ेगा, इमेजिनरी पावर बढ़ाना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। करेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई, देख लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई है 2/5 इनट आई बोले तो एक्स कंपोनेंट, और 3/5 इनट जे बोले तो वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। तुम ध्यान से देख रहे होगे। अब आ जाकर कि विथ इनट इक्वल टू इतना, देख लो यहाँ इनट का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है। करे कि द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, देख लो इस रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया से तुमको फ्लक्स बताना है। एरिया देख लो 0.4 मीटर स्क्वायर है, पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में वह एरिया है और तुमको बताना कि उस एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा। इस एरिया का डायरेक्शन तुम समझ सकते हो। सबसे पहले तुम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो। मान लो बच्चों ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। और तुम देखो जो प्लेन है यह वाई जेड प्लेन में है। वाई और जेड बोले तो ये, वाई और जेड बोले तो तुम समझ सकते हो कि वाई जेड बोले तो ये वाली प्लेन जो है तुम्हारी गिवन प्लेन है। और बताओ जब जो सरफेस है वह वाई जेड प्लेन में होगी तो सीधी सी बात है कि इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी बाबू मेरे, तो इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी, बिल्कुल एक्स एक्सिस में होगी। यानी इसकी एरिया वेक्टर जो होगी ये एक्स एक्सिस में हो जाएगी।
तो तुमको यहाँ दिख रहा है कि एरिया वेक्टर कितना है बाबू मेरे 0.4, ये आई लिख दोगे और मीटर स्क्वायर लिख दोगे। फिर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है तुम यहाँ ढूंढोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अगर लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अगर लिया जाए तो तुम देखोगे यहाँ 2/5 ई नट, और ये आई ऑलरेडी है, ई नट आई ऑलरेडी है। तो मेरे को इस एक्स कंपोनेंट से लिखना है, तो तुमको पता है कि एक्स वाले के कारण ही फ्लक्स मिलेगा, वाई से तो मिलेगा नहीं क्योंकि डिफरेंट वैल्यू 0। अब ई नट का वैल्यू तुम यहाँ से पुट कर लोगे और बताओगे कि फ्लक्स कितना होना चाहिए। देखो तुम, अगर तुम चाहोगे कि फ्लक्स निकालना तो बताओ ई डॉट ए कर दो, ई डॉट ए कर दो, ई का वैल्यू तुम यहाँ भर दो 2/5 ई नट आई प्लस 3/5 ई नट जी, और फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे कितना बाबू मेरे 0.4 आई। यूनिट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, यूनिट ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ भी है, इसलिए यूनिट से ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है। यहाँ पे तुमको पता है आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है, इसलिए ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, केवल यही बचेगा। तो तुम मल्टीप्लाई कितना करोगे बाबू मेरे, देखो ये 2/5 ई नट का वैल्यू यहाँ से रख दो 4 × 10⁻3, 4 × 10⁻3, और फिर देखो तुम ये आई का वैल्यू यहाँ देखो तुम एरिया दिया है 0.4, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 हो जाएगा। तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, देख लो एक बार। ये 5 टाइम्स में कैंसिल कर दो, ऊपर देखो 4 4 जा लिखोगे तो 16/25 × 10⁻3। इस तरीके से तुम देख सकते हो बाबू मेरे कि यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया, डिजिट आया तुम्हारा कितना आया 16/25 × 10⁻3, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम इसको यहाँ पुट कर सकते हो, देख लो, इसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो चाहोगे तो, यानी 60/25 × 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो मेरे बाबू, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके बताओ। तो आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है। करे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई देखो एक रॉड है, लॉन्ग रॉड है जिस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है। कर इन वाई जेड प्लेन जेड इक्वल टू दिया है तुम्हारा, ध्यान देना ये √3 × इतना, यहाँ बाबू मेरे ए है, आप यहाँ जो है √3 × a/√2 है, जेड की जो वैल्यू है √3 × a/2 है। करे इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स फील थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD, यानी जो एक रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है, कर कि लाइंग इन XY प्लेन, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट ABCD है ये XY प्लेन में है और उससे जो फ्लक्स गुजर रही है उस फ्लक्स की वैल्यू जो है दिया हुआ आप समझ लोगे। कह रहा कि जो प्लेट का ओरिजिन है, प्लेट का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है और उससे जो फ्लक्स पास कर रही है लैम्डा × L/N × इप्सिलॉन नॉट है। अब आपको बताना है, जहाँ इप्सिलॉन नॉट आप समझते हो कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, कर देन वैल्यू ऑफ N इज, आपको बताना है कि N का वैल्यू कितनी होगी वाट। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को एक बार फिगर से समझो फिर क्वेश्चन को मिला लेना। देखो मेरे बाबू, ये सपोज करो कि एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई जेड। आप देखोगे बहुत शानदार सा एक प्लेट आपको दिख रहा होगा। ये प्लेट जो है आप देखोगे, ये प्लेट जो है बाबू मेरे ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और इस प्लेट का लेंथ आपको दिख रहा है कि यह प्लेट का जो लेंथ है यह ए है, प्लेट का जो लेंथ है ये ए है और इसकी जो ब्रेथ है वो एल है। आप देखोगे कि इसका ब्रेथ एल है और लेंथ ए है। अब देखो कि इस लेंथ, ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ से आप यहाँ ध्यान दोगे
√3 इंटू a/2 हाइट पर y एक्सिस के पैरेलल एक रॉड रखी गई है, एक रॉड रखी गई है और इस रॉड पे बाबू मेरे चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है। आप यहाँ देखोगे चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है और बिल्कुल ये इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है जिस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है और आप देखोगे कि y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है। अब आप ये कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि ये जो चार्ज रॉड है, इस रॉड के कारण ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट से फ्लक्स पास कर रहा है, उस फ्लक्स का वैल्यू दिया है कितना बाबू मेरे, लेमडा इंटू एल बाई एन इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो आपको बताना है कि यहाँ एन का रियल वैल्यू कितना होना चाहिए, एन का जो वैल्यू है वो कितना होगा, डिजिट में आपको बताना है। यानी इस रेक्टेंगुलर प्लेट से जो फ्लक्स पास कर रहा है अगर इतना होता है तो एन का वैल्यू कितना होगा आपको बताना है। बस क्वेश्चन यही है। आप फिगर भी शानदार तरीके से देखो, मैं एक बार इसको जो फिर से क्लीन कर देता हूँ, आप इसको जो है बहुत ध्यान से देखो। चलो आओ हम लोग फिर से अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनाना हो, तुम देखो बाबू मेरे, ये जो लॉन्ग रॉड है जिस पे चार्ज डेंसिटी आपको लेमडा दिख रही है, सोचो मेरे बाबू कि अगर मैं इस लॉन्ग रॉड से जो है किसी पॉइंट पर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड कारण आप याद करो कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी। अगर ये रॉड इन्फिनिटी होता था तो, अगर ये रॉड इन्फिनिटी होता था बोथ साइड से, तो याद करो हम लोग यहाँ इंटेंसिटी का फार्मूला निकाले हुए थे। ये कॉन्सेप्ट है, देखो 2k लेमडा बाई, अगर इस डिस्टेंस को r हमने माना है तो r, यानी k इंटू लेमडा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होती थी और इन्फाइनाइट रॉड के लिए साइन अल्फा भी 90 और साइन बीटा भी 90, तो ये 2 आ जाता था, 1 + 1 करके साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आप ये फॉर्मूला याद रखोगे और इस बेस पे तुम बताओ, अगर ये लॉन्ग स्ट्रेट रॉड है तो इस रॉड से ये जो डिस्टेंस देखना बाबू मेरे, ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और मैं अगर इस डिस्टेंस को x मान लूँ, अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूँ तो तुम समझोगे, तुम दिमाग लगाओगे कि यहाँ से x यानी इस रेक्टेंगुलर जो बेंड है इसमें एक छोटी सी बेंड हम लोग कट करें, एक छोटी सी बेंड अगर हम लोग कट करें तो बताओगे बाबू मेरे, ये जो बेंड है इस बेंड का एरिया वेक्टर किधर होगा बाबू मेरे, इस बेंड का एरिया वेक्टर बिल्कुल डाउनवर्ड होगा, सीधे जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में ये बेंड का एरिया हो जाएगा इसका। अगर उस एरिया को मैं डी ए मान लूँ बाबू मेरे, तो आप देखोगे कि इसकी विड्थ जो है, अगर इसकी विड्थ को हम लोग डी एक्स मान लें, लेंथ ऑलरेडी आपको एल दिख रहा है, तो इसकी एरिया कितना हो जाएगी बाबू मेरे, एल इंटू डी एक्स हो जाएगी और डायरेक्शन तो ऑलरेडी के डायरेक्शन में, के निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड इतनी हो जाएगी, आप समझोगे। फिर आप ध्यान दो, ये जो चार्ज रॉड है, इस चार्ज रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लूँ तो आप ध्यान दोगे, ये जो डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है और ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और उस डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा बाबू मेरे, आप बताओगे इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना, ये डिस्टेंस आप देखोगे √3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये x² हो जाएगा। तो E का वैल्यू आप आराम से लिख सकते हो, E का वैल्यू आप कितना लिख सकते हो मैग्नीट्यूड में बताओ, 2k लेमडा बाई r बोले तो आप बिल्कुल ये डिजिट लिख सकते हो कि नहीं बताओ। r बोले तो इस पॉइंट से, इस यानी रॉड से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना लिख सकते हो बताओ, ये ध्यान देना बाबू मेरे, रूट अंडर लिख सकते हो कितना, √3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर प्लस x² लिख सकते हो आराम से, बिल्कुल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको मिल गया, एरिया मिल गया। अब आ जाओ बाबू मेरे, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, डेट मीन्स ये इसको थीटा मान लूँ, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब तुम बताओगे कि ये जो पट्टी है, बेंड है, ये जो रॉड है,
इस रॉड का तो इस बेंड के प्रत्येक पॉइंट से डिस्टेंस बराबर ही होगी। तुम यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, किसी भी पॉइंट पर लोगे तो ये तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे पड़ेगा, इसलिए आप इसको जो है एक सिंपल सा पॉइंट ले सकते हो। तो बताओगे उस बेंड से जो है इस रॉड के कारण जो फ्लक्स गुजरेगी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे। अगर मैं उस फ्लक्स को डी फाई मान लूँ, अगर मैं उस फ्लक्स को डी फाई मान लूँ तो डी फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। डेट मीन्स बोला जाए तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और आप बताओ, ये बताओ ई का वैल्यू कितना है, यहाँ से ढूंढो ढूंढो इस छोटी सी बेंड से, यानी जो आपको ब्लू बेंड दिख रही है उस ब्लू बेंड से जो, यानी उस ब्लू बेंड से जो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू देख लो 2k लेमडा, 2k लेमडा, लेमडा बाई कितना बाबू मेरे रूट अंडर रूट 3 इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एरिया का वैल्यू तुम देखो यहाँ पे एल इंटू डी एक्स, एरिया बोले तो एल इंटू डी एक्स, और कॉस थीटा बोले तो देखो बाबू मेरे, कॉस थीटा बोले तो यहाँ ध्यान देना, कॉस थीटा देखो तुम यहाँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा बी, बी बोले तो इतना, और ये हो जाएगा एच, एच बोले तो इतना। तो कॉस थीटा तुम कितना लिख सकते हो बताओ, बी बाई एच, बी बोले तो रूट 3 बाई 2, रूट 3 ए बाई 2, और एच बोले तो तुम बिल्कुल इसी को लिख सकते हो, एच बोले तो तुम ध्यान देना, एच बोले तो आपका बिल्कुल ये रूट अंडर हो जाएगा कितना बाबू मेरे, रूट 3 इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस पूरे को होल स्क्वायर कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ढूंढो आप बच गया कितना, रूट 3 इंटू ए के इंटू लेमडा इंटू एल, ये dx को dx ही रहने दो, और ये पूरा का होल स्क्वायर कर दो तुम, होल स्क्वायर बोले तो रूट गायब हो जाएगा, रूट 3 इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का रूट गायब कर दो। तो ये हो गया डी फाई का वैल्यू, ये हो गया डी फाई का वैल्यू। और बताओ जब डी फाई इतना है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स बोले तो इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रल डी फाई कर दो, और ढूंढो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। सबसे पहले देखो ये रूट 3 इंटू ए इंटू के इंटू लेमडा इंटू एल कांस्टेंट है, बाहर कर दो इसको, ये देखो dx हो जाएगा, और नीचे तुम ढूंढो कितना है बाबू मेरे, रूट 3 इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और तुम ढूंढो यहाँ x वैरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, x देखो ये तुमने देखा था कि ये बिल्कुल a है, तो ये हाफ पार्ट जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये a बाई 2 होगा यहाँ तक, और इधर बोले तो माइनस a बाई 2, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस a बाई 2 से लेकर प्लस a बाई 2 तक पूरी जो प्लेट आ जाएगी, पूरी प्लेट आ जाएगी। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिमिट भर देंगे, माइनस a बाई 2 से लेके प्लस a बाई 2 तक। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ तुम 0 से लेके 5 तक लिख सकते हो टोटल फ्लक्स को, 0 से लेके 5 तक, यानी टोटल एक बार में ही 5 ही कर दो ना, कोई बात नहीं है। चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ, मैं इधर थोड़ा सा देखता हूँ क्या स्थिति होती है, थोड़ा सा आ जाओ यहाँ। देखो तो फाई का वैल्यू कितना हो गया बाबू मेरे, रूट 3 इंटू ए इंटू के इंटू लेमडा इंटू एल। ध्यान दोगे, और एक तुम फार्मूला पहले याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट है। देखो बाबू मेरे, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रखोगे, dx बाई ये होता है तुम्हारा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। अगर मैं बात करूं, इस फार्मूले को याद रखोगे तो ये वैल्यू होता है 1 बाई के टेन इनवर्स एक्स बाई के। देखो ये 5 व्हील में टॉपिक्स आ गया है, लेकिन फिर भी तुम याद रखोगे। देखो इंटीग्रल डी एक्स बाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। बायो वाले बच्चों को मुख्य रूप से जो है
मैथमेटिक्स के फॉर्मूले स्पेशली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं याद रहते हैं तो मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ लिख दिया है। आप याद रखोगे इंटीग्रल डी एक्स के स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 1/k टेन इनवर्स एक्स बाई के, जहाँ के कोई कांस्टेंट डिजिट होती है और एक्स तो बाकी वेरिएबल तो है, देख ही रहे हो। तुम यहाँ ढूंढो, अगर मान लो √3 × a/2 को मैं के ही कंसीडर कर लूँ, के ही मान लूँ, तो क्या ये फार्मूला इस पे सुटेबल बैठता है? तुम देख लो, क्या ये फार्मूला बिल्कुल इसको लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है। तो देखो मैं इसको यहाँ इंटू में लिख देता हूँ, ध्यान देना ये इसके साथ इंटू में है। बिल्कुल तुम इसके बदले में कितना लिख सकते हो, ध्यान दो, 1/k बोले तो 1/k बोले तो ढूंढ लो कितना होना चाहिए। 1/k बोले तो देख लो तुम कितना होना चाहिए, 1/√3 × a/2, 1/√3 × a/2, फिर ढूंढो इंटू रहेगा टेन इनवर्स x बाई कितना बाबू मेरे √3 × a/2। आप याद रखोगे, देखो सुन के याद रखोगे, अगर नहीं भी दिखता है तो चलो पहले इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड खाली कर दूं, थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन है, स्पेस चाहिए। तो फाई की कितनी वैल्यू हो रही है बाबू मेरे, फाई की वैल्यू तुम ढूंढो कितनी हो रही है। ये देखो √3 × a k × लैम्डा × l, और इंटू में ही तुम समझोगे यहाँ पे कितना, ये 2 भेज दो ऊपर, 2 × √3 × l, और लिमिट यहाँ देखो, लिमिट मैंने छोड़ दिया रखा है यहाँ, लिमिट -a/2 से लेके +a/2 तक। चलो तो यहाँ लिमिट भी भरते हैं, यहाँ लिमिट भी भरते हैं। ये टेन इनवर्स फर्स्ट टाइम रखोगे a/2 बाई कितना बाबू मेरे √3 a/2, फिर माइनस, और फिर तुम लिमिट रखोगे कितना, टेन इनवर्स माइनस a/2, और बाकी तुम देखो मैं थोड़ा उसको फिर से इरेज करता हूँ। देखो यहाँ देखो तुम x के जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखो कितना बाबू मेरे √3 × a/2। चलो अब मिलाओ, देखो सबसे पहले तो ये √3a से √3a कैंसिल कर दो, √3a से √3a कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर a/2 से a/2 कैंसिल कर दो, यहाँ पर भी a/2 से a/2 कैंसिल कर दो, और देखो तुम्हारे पास बच रहा है कितना बाबू मेरे, तो k × लैम्डा × l। यहाँ ढूंढोगे, ये 2 यहाँ बचा हुआ है तो 2 को तुम इधर रख दोगे। आप देखो टेन इनवर्स यहाँ माइनस में, तो माइनस यहाँ बाहर निकालोगे प्लस हो जाएगा, तो ये फिर से 2 × टेन इनवर्स हो जाएगा बाबू मेरे कितना, 1/√3, 1/√3। देखो 1/√3 यहाँ भी, 1/√3 यहाँ भी, और ये माइनस मिलके इसको प्लस कर दिया है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। चलो तुम उसको स्क्रीनशॉट करते चलो, स्क्रीनशॉट करते चलो। देखो अब बहुत हम लोग नज़दीक आ गए हैं आंसर के। ये देखो ये 2 मिला के 4 हो जाएगा, लैम्डा × l हो जाएगा, k का तुम वैल्यू पुट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ढूंढो टेन इनवर्स 1/√3 बोले तो 10 30 डिग्री यानी π/6, टेन इनवर्स 1/√3 का वैल्यू होता है π/6। अब तुम देखो यहाँ 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल कर दो, ये तुम्हारा जो फाई का वैल्यू आ गया लैम्डा × l बाई कितना आ गया, 6 × एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा × l 6 × एप्सिलॉन नॉट। और याद करो जो फार्मूले यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ था बाबू मेरे, लैम्डा × l बाई n × एप्सिलॉन नॉट। तो तुम ढूंढो यहाँ n की जगह पर कितना है, n की जगह पर कितना है,
देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू मेरे 6 हो जाएगा, n इक्वल टू 6 हो जाएगा। तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से कैलकुलेट करो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के टफनेस से नहीं बढ़ना है। अब चैप्टर जो है लास्ट, जब भी बातें जो है आगे बढ़ती हैं, जब भी बातें आगे बढ़ती हैं तो थोड़ी सी लेवल तो बढ़ ही जाता है। तो चलो हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ध्यान दो, क्वेश्चन को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बहुत जानदार क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। देखो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना दिया 4xi माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1j न्यूटन पर कूलम पासेज थ्रू द बॉक्स एज शोन इन फिगर। एक बॉक्स है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है, करेगी द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू, ये देखोगे ए बी सी डी, आप ढूंढो इसमें, ये पॉइंट देखो ये पॉइंट देखो बी, ये पॉइंट देखो सी और ये पॉइंट देखो डी। ए बी सी डी से जो फ्लक्स है एंड कह रहे कि बी सी जी एफ, आप देखो ये पॉइंट बी ढूंढ लो, पॉइंट ढूंढो बाबू मेरे बी बोले तो यही पॉइंट है, मैं इसको हाफ टिक लगा देता हूँ बी के लिए रेड से। फिर बोला कि बी सी बोले तो इसको ले लो, फिर बोला कि जी बोले तो ये ले लो, और एफ बोल दे तो ये ले लो। ये सरफेस देख लो, तुम्हारे पास दो सरफेस ए बी सी डी की बात कर रहा है, यानी ए बी सी डी बोले तो ये तुम सरफेस देखते चलना बाबू मेरे, ए बी सी डी बोले तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, और फिर तुम ढूंढो बी सी जी एफ बोले तो बी सी जी एफ बोले तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस ढूंढ लो बी सी जी एफ बोले तो। कह रहा है क्या कि आर मार्क्ड एज φ1 एंड φ2। देखो इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है, यानी इस एरिया से जो फ्लक्स पास कर रहा है बाबू मेरे, यानी जो पहले वाले एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है उस फ्लक्स का वैल्यू जो है, ये तो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैंने एरिया को इंडिकेट करने के लिए दिया है, ये φ1 है, और जो दूसरे वाले एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है उसका वैल्यू φ2 लिख रहा है, देख लो रिस्पेक्टिवली। कर कि देन द डिफरेंस बिटवीन φ1 और φ2 के बीच का डिफरेंस तुमको बताना है, और ये सारी चीज़ें एसआई यूनिट में है मान लो, तो तुम देखोगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में जो φ1 और φ2 का डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले ढूंढो तुम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है बाबू मेरे, यहाँ तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है कितना, तो ये 4xi माइनस दिया बाबू मेरे वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू जे, और न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है 4x, और इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे। माइनस बोले तो ये y के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब चलो फिर से सुनो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस एरिया की बात करूं ए बी सी डी, तो तुम देखोगे कि इसका एरिया वेक्टर सीधे ऊपर की ओर है। अगर मैं एरिया 1 की बात करूं तो तुम देखोगे, ये देखो ये पॉइंट जो है यानी कि 2 मीटर है, यानी ये तुम्हारा x कंपोनेंट 0 है और यहाँ x कंपोनेंट 3 है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 3 हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। और फिर तुम देखोगे यहाँ ढूंढोगे, अगर मैं इसके y कंपोनेंट की बात करते तो ये 0 है, ये 2 है, डेट मीन्स ये जो लेंथ है ये 2 मीटर हो जाएगी। तो इसका एरिया वेक्टर की मैं a1 की बात करूं बाबू मेरे, अगर a1 की बात किया जाए तो तुम देखोगे ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये डायरेक्शन देखो तो k के डायरेक्शन में है, यानी ये 6k हो जाएगा। मीटर स्क्वायर तुम लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर तुम लिख सकते हो। और बताओ, तो φ1 की बात करें तो एरिया वेक्टर जो है k के डायरेक्शन में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड x और z के डायरेक्शन, x और y के डायरेक्शन में है, मीन्स φ1 कितना हो जाएगा तुम सोचो। φ1 की अगर बात करें तो ये तो k के डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, तो φ1 तो 0 हो जाएगा, φ1 तो 0 हो जाएगा। अब चलो φ2 की बात करते हैं, तो φ2 तुम ढूंढोगे, φ2 तुम ढूंढोगे ये y डायरेक्शन जो है, यानी अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं, इसके मैं अगर एरिया वेक्टर की बात करूं तो तुम देखोगे इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा,
यानी मैं अगर A2 की बात करूं, यानी A2 की मैं बात करूं तो तुम ढूंढो A2 कितना हो जाएगा बाबू मेरे। ये देखो ये लेंथ कितना है, ये बोले तो ये 2 मीटर जेड का वैल्यू, और ये 0 मीटर बोले तो ये 2 मीटर, ये तुम्हारा 2 मीटर है, और फिर ये भी तुम्हारा 2 ही मीटर है, यानी 2 × 2, और डायरेक्शन इसका देखो ये एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर, डेट मीन्स बोले तो आई, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बाबू मेरे 4i मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4i मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम बताओगे कि इस एरिया से, यानी कि जो रेड जो है यानी एरिया है, उस रेड एरिया से फ्लक्स कितना होगा। अगर मैं उसको φ2 मान लूँ तो φ2 कितना लिख सकते हो बाबू मेरे, φ2 कितना लिख सकते हो, तो सीधी सी बात है कि x कंपोनेंट लिखोगे तुम, x कंपोनेंट लिखोगे 4xi डॉट लिखोगे क्या, तो A2 लिखोगे, यानी अगर मैं φ2 की बात करूं तो ये तुम लिखोगे क्या बाबू मेरे, तो ये x कंपोनेंट इंटू एक का भी जो है, यानी ये देखो तो सेकंड वाला कंपोनेंट बोले तो x कंपोनेंट ही, तो ये 4i इंटू क्या हो गया, ये भी 4i ही है, ये भी 4i ही है। अब देखो ये 16 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से ढूंढो, ये x में कितना है बाबू मेरे 3 है, तो तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। कुल मिला के तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 48 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका एरिया वेक्टर k के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों x और y के कंपोनेंट है, इसलिए इस φ1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ तुम देखोगे कि एरिया वेक्टर जो x के डायरेक्शन में है और x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो x का वैल्यू तुम यहाँ से 3 भर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 4 × 3 बोले तो 12, और एरिया का वैल्यू हो गया 2 × 2 बोले तो 4, मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 48। ऐसा यूनिट में वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। बिल्कुल ये तुम्हारा बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ये ढूंढो कितना शानदार क्वेश्चन है, और ये भी देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा। ढूंढो, कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस इज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है 2/5 इनट I प्लस 4/5 इनट J, वेर इनट इज पॉजिटिव कांस्टेंट, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ शीट ऑफ एरिया, ध्यान देना एरिया देख लो 0.3 मीटर स्क्वायर, लाइंग इन YZ प्लेन, देख लो जो YZ प्लेन होता है उसकी एरिया वेक्टर जो है x एक्सिस में होती है। मीन्स मैं ये बोलूं कि A1 का वैल्यू कितना है, तो 0.3 I तुम लिख सकते हो, और ये मीटर स्क्वायर लिख दो। फिर ढूंढो उसको से जो फ्लक्स पास करेगी उसको हम लोग φ1 मान रहे हैं। फिर देखो कर कि एनोदर शीट ऑफ एरिया देख लो इतना, लाइंग इन XZ प्लेन, XZ प्लेन में जो लाई करेगा उसका एरिया वेक्टर y में हो जाएगा। मीन्स A2 की अगर बात किया जाए बाबू मेरे, अगर A2 की बात किया जाए तो तुम रखोगे 0.4, और ये हो जाएगा J के डायरेक्शन में, x और Z प्लेन में है मीटर स्क्वायर, और उससे जो फ्लक्स पास करती है तुम देखोगे φ2 है, इससे जो फ्लक्स पास करती है वो φ2 है। कर पासिंग थ्रू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ φ1 और φ2 का रेशियो आपको बताना है कितना होने जा रहा है। यहाँ ढूंढो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सीधे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट ढूंढोगे तुम तो ये 3/5 इनट I, और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट तुम देखोगे कितना है बाबू मेरे, तो ये 4/5 इनट J। और बताओ, तो अगर मैं बोलूँ ये देखो ये I बोले तो x कंपोनेंट, J बोले तो y कंपोनेंट, φ1 और φ2 सीधे तुम मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ φ1 और φ2 का रेशियो, तुम देख लो। अगर मैं बोलूँ φ1 और φ2 के रेशियो की बात करें बाबू मेरे, तो सीधे तुम कैलकुलेट कर दो φ1/φ2, तो बताओ A1 × x1, ये I कंपोनेंट ही तो दोनों है, बाकी 1 हो जाएगा। मीन्स तुम लिख सकते हो यहाँ पे कितना 0.3 × 3/5 इनट
और E2 का वैल्यू बोले तो कितना लिख सकते हो बताओ। E2 का वैल्यू बोले तो देखो यहाँ पे 0.4 इंटू 4/5 इनट, इनट से इनट कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल कर दो, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ऊपर 9/16 हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। ढूंढ लो कौन ऑप्शन सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही है तुम्हारे लिए, चुन लो। काफ़ी आसान है ना, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन देख के। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कई बार प्रैक्टिस करोगे बहुत मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे चैप्टर को। तो आप देखोगे कितना शानदार क्वेश्चन कर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें चुनना है कि कौन से कंडीशन सही है। ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ोगे। कर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर। समझ लो कि कोई होलो स्फीयर है, मान लो बच्चों कोई होलो स्फीयर है और इसके सेंटर पे एक डाइपोल रख दिया गया है। मान लो एक डाइपोल, यहाँ -q चार्ज ले लो, यहाँ +q चार्ज ले लो। तो आपको तो पता है डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर हो जाएगा। करेगी द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर इन द स्फीयर। बहुत सही बात है, तुम समझ सकते हो कि इससे फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तुम क्यू इन देख रहे हो कि 0 है, प्लस माइनस बराबर है तो 0 हो जाएगा। बट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, डाइपोल के कारण मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पर देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो सकता है या कोई एंगल थीटा। तो इस स्फीयर के सरफेस पर कह रहा है क्या कि सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी बट फ्लक्स तो 0 होगा, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही लग रहा है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। करे इफ आर इज द रेडियस ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर एंड क्यू बी द टोटल चार्ज ऑन इट। एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, समझना, सॉलिड मेटालिक स्फीयर को भी हम लोग चार्ज अगर कर दें बाबू मेरे, तो टोटल चार्ज जो है ये रेडियस आर है। सॉलिड मेटालिक स्फीयर को भी अगर तुम चार्ज देते हो तो पता है कि सारे चार्ज, टोटल चार्ज सरफेस पर ही आ जाता है, उसकी कैविटी में नेट चार्ज 0 होता है। आप याद रखोगे मेटालिक स्फीयर के लिए सॉलिड हो या होलो हो, टोटल चार्ज सरफेस पर ही रहेगा। अब चलो करेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस, ध्यान दोगे आर इज लेस देन आर इज 0। सोचो इसके अंदर कोई पॉइंट्स कंसिडर कर लो, इसके अंदर तुम कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लो। मान लो कि एक स्फीयर ले रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस ही मान लो स्मॉल आर, और तुमको पता है कि स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटा है, डेट मीन्स इन साइड की बात कर रहा है। कर कि उसके अंदर जो है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बहुत सही बात है, जब भी किसी मेटालिक बॉडी को चार्ज करोगे तो कैविटी में नेट चार्ज 0, तो जब कैविटी में नेट चार्ज 0 तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 ही होगा। फिर कर सुनो, बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज स्फेरिकल सरफेस ऑफ द रेडियस आर इज नॉट 0। बिल्कुल गलत बात है। बताओ इसके कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का वैल्यू तुम जानते हो ना, ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। अगर इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सोचो अगर ई का वैल्यू 0 तो ये क्या होगा बताओ। सोचो ई का वैल्यू 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा, बट वो करेगी नॉट 0, करेगी इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लो। इसमें क्या सोचने वाली बात है बताओ। कर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बोलो, अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 है मीन्स नेट चार्ज 0 है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 जरूर होगा, याद रखोगे तुम। तो ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो इसको देखो, करेगी सोन इन द फिगर इज a cell made of conductor, it has inner
radius A and outer radius B and carrying a charge Q at its center, a dipole of dipole moment P as shown in figure। देख लो, मान लो कि एक स्फेयर है, इस स्फेयर का इनर रेडियस कितना है बाबू मेरे, इनर रेडियस को बोले तो ये है, और जो इसका आउटर रेडियस बोले इसको B मान लिया है, और इसके सेंटर पे एक डाइपोल तुमको दिख रहा है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। आगे बढ़ो, करेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन मॉड ऑफ P। बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मॉड ऑफ P पर डिपेंड करेगा क्या, सोच के बताओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इसके अंदर डाइपोल है बाबू मेरे, अगर इसके अंदर डाइपोल है तो तुमको तो पता है कि डाइपोल है तो इसके अंदर जो है कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज हो, अंदर का कोई इफेक्ट बाहर जाता नहीं है, अंदर का कोई भी इफेक्ट बाहर जाता नहीं, चूंकि ये बिल्कुल एक, याद करो शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट अगर याद होगी तो अंदर हम चाहे जितना भी चार्ज भर दें उसके बाहर किसी भी पॉइंट पे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये करेगी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंदर चार्ज क्या है जितनी भी हो, ये बाहर का चार्ज सरफेस जो उसे फ्री होता है, यानी किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर अगर मान लो एक होलो बॉडी है, होलो बॉडी के चार्ज पे बाहर का चार्ज डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ जो भी चार्ज अगर मान लो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो एक डाइपोल की प्लस माइनस जो होगी यानी इसके अंदर भी, यानी अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, बट इसके अंदर की कैविटी की नेट चार्ज जीरो हो जाएगी, और नेट चार्ज जीरो होने का मतलब साइड पर जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप समझोगे इस बात को ध्यान से। फिर कह रहा है क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल। बिल्कुल गलत बात है, तुम समझो फिर से, इसको मैं एक बार और क्लीन कर देता हूं, ध्यान दो। कह रहे कि अंदर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म है, बिल्कुल नहीं बाबू मेरे। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो यहाँ पे प्लस क्यू होगी, और माइनस क्यू के साइड की जो चार्ज है बाबू मेरे, माइनस क्यू की जो साइड की, ये माइनस क्यू की साइड जो इंडक्शन के कारण ये चार्ज होगा, ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस क्यू है इसके का साइड में माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, इसके बीच में इधर चार्ज डेंसिटी जीरो भी हो सकती है। तो कुल मिला के तुम यूँ सोचोगे कि यहाँ अंदर के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, जबकि ये यूनिफॉर्म बोल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, यानी ये भी गलत है। फर्स्ट तो गलत है ही, कैविटी के इफेक्ट अपर सरफेस पर नहीं पड़ता है, इसके बीच में तुमको पता है कि कंडक्टर बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कोई भी तुम गॉसियन सरफेस ले लो तो इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसके अंदर कैविटी के अंदर फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। कर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज द सेम एज दैट पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये बात सही है कि अगर तुम सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, यानी इसके बाहर किसी पॉइंट पर अगर हम लोग सेल की बात करें और इसको हम लोग अगर क्यू चार्ज दे रहे हैं, सपोज करो सरफेस को क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी इस क्यू चार्ज के कारण ही इंटेंसिटी होगी, और बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगी। तुम अगर इसको गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लोगे तो ये ऐसे बिहेव करेगी कि ये टोटल चार्ज जो है इसके सेंटर पर है। यानी अगर तुम इसको गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो बाबू मेरे, तो ये ऐसे बिहेव करेगी कि टोटल चार्ज सेंटर पे है, इसके ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बराबर होगी, और ये चार्ज क्यू जो होगी ऐसे बिहेव करेगी जैसे इसके सेंटर पर है। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है तुमको, बहुत करेक्ट ऑप्शन है। करेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल इज जीरो एवरीवेयर। बिल्कुल नहीं, तुम देखो यहाँ निगेटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, कहीं कहीं जीरो है, एवरीवेयर जीरो नहीं है, ईच पॉइंट पर जीरो नहीं है, इसलिए तुम समझ गए होगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सबसे खूबसूरत आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको इस टाइप के भी क्वेश्चन तुम बना चुके हो, इसको एक बार ट्राई करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो।
कर कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थीन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड कैरिंग अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। समझो कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मान लो इधर भी इन्फिनिटी ले लो और इधर भी इन्फिनिटी ले लो और इस पे चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी लेमडा दिया हुआ है। स्केल ऑफ रेडियस आर इन सच अ वे दैट द आर्क पी क्यू, आर्क ध्यान दोगे पी क्यू, देखो आर्क पी क्यू, ये बोले तो पी और ये बोले तो क्यू, आर्क पी क्यू देखो, सबटेंडेड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ओ। देखो ये एंगल कितनी बना रही है सेंटर ओ पे, ऑफ द स्फेरिकल सेल एज सोन। ये फिगर देख लो और तुमको बताना क्या है इसमें, तुमको बताना होगा कि इस सेल से टोटल फ्लक्स कितनी होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तुम ध्यान दोगे बाबू मेरे। अगर मैं इसको मिला दूं, इसके ऑप्शन जो है नहीं प्रिंट हुए हैं, कोई बात नहीं है, मैं अगर इसको मिला देता हूं तो ध्यान देना, इससे फ्लक्स तुमको बताना है कि इस स्फेरिकल सेल से फ्लक्स कितने होने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। चलो बच्चों, मान लो कि मैं इसको अगर x ले लेता हूं, ये टोटल 120 है तो जाहिर सी बात है ये 60 होगी, और यदि ये 60 है और ये r है तो तुम इसको लेंथ निकाल लो। अगर मैं इसको y मान लूँ तो तुम बताओ y कितनी हो जाएगी, y कितनी हो जाएगी, तो तुम साइन 60 ले लो, साइन 60 डिग्री अगर ले लो, बताओ बच्चों साइन 60 बोले तो कितना हो जाएगा, ये y बाई आर हो जाएगा, मीन्स y बोले तो r साइन 60 और साइन 60 बोले तो कितना √3/2। सोचो अगर ये हाफ डिस्टेंस y है तो ये भी y हो जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस को अगर मैं l मान लूँ तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, l की वैल्यू बोले तो ये 2y हो जाएगी, और 2y बोले तो 2 × √3/2 × r, यानी ये हो जाएगा √3 × r। अब तुम समझ सकते हो इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है लेमडा, तो पूरी अंदर की चार्ज कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, लेमडा × l, यानी लेमडा × l बोले तो √3 × r × लेमडा। ये इन साइड की चार्ज इतनी होगी, तो फ्लक्स तुम बता दोगे फ्लक्स कितनी होती है बताओ, फाई बोले तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट, केवल आप उसमें इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे, √3 × r × लेमडा बाई कितनी हो जाएगी, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और ये इस बंद बॉडी से गुजरने वाली फ्लक्स हो जाएगी, ये इस बंद बॉडी से √3 × r × लेमडा बाई इप्सिलॉन नॉट। आप याद रखोगे इससे फ्लक्स कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, तो फ्लक्स की वैल्यू मैं बोलूँ तो बिल्कुल आप याद रखोगे कितना, √3 × r × लेमडा बाई इप्सिलॉन नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर कि अ चार्ज सेल ऑफ रेडियस r कैरिंग अ टोटल चार्ज q, कोई सेल है जिस पे टोटल चार्ज q है, कर कि गिवन फाई एज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ अ हाइट h। देखो ध्यान देना बाबू मेरे, कर कि अ चार्ज सेल ऑफ रेडियस कितना r, याद रखोगे कि कोई सेल है और उस सेल की रेडियस कितनी है बाबू मेरे, सेल की रेडियस आप याद रखोगे कि r है, कर कि और इसको चार्ज टोटल कितना दिया गया q, कर गिवन फाई एज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस, किसी क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास करे उसको फाई कह रहा है, ऑफ हाइट कितना दिया है h एंड रेडियस दिया है r। देखो सिलिंड्रिकल सरफेस की हाइट h और रेडियस r है, करे एंड विथ इट्स सेंटर एज द डेट ऑफ द सेल, यानी जो सिलेंडर का सरफेस है, जो सिलेंडर है मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है और इसके अंदर मैं कोई सिलेंडर बनाऊं तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है बाबू मेरे, इस सिलेंडर का रेडियस आप ढूंढोगे r है, इसकी हाइट h है, और बिल्कुल सिलेंडर का जो सेंटर है स्फीयर के सेंटर के पर ही कंसाइन कर रहा है। कर सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सॉरी वेयर देयर द सेंटर ऑफ द सिलेंडर इन इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स टॉप एंड बॉटम। ये भी याद रखोगे,
जो सिलेंडर है उसकी जो लेंथ है ये टॉप और बॉटम से बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर है, यानी ऊपर से जितनी दूरी पर है नीचे से उतनी डिस्टेंस पर है। ये जो सरफेस है ये सरफेस ऊपर और नीचे से बराबर है बिल्कुल, मीन्स इसके बीच में सिचुएटेड है। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट, तब आपको बताना है कौन इसमें से ऑप्शन सही होगा। कह रहा कि इफ एच ग्रेटर देन 2R, ध्यान देना बाबू मेरे, इफ एच ग्रेटर देन 2R, मान लो कि सिलेंडर जो है और R जो है तुम यहां ढूंढोगे, स्मॉल r जो है एंड स्मॉल r जो है 3R/5 बोले तो, यानी कि कैपिटल R से छोटा है और h जो है उससे बड़ा है। मीन्स आप ऐसे सोचोगे ये एक स्फीयर है और h जो है तुम्हारा 2R से बड़ा है बोले तो इसके डायमीटर से ये तुम्हारा डायमीटर हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, और h की जो वैल्यू है 2R से बड़ी है, मीन्स ऐसे हो जाएगी। और r का जो वैल्यू है बाबू मेरे कैपिटल R से छोटा है, 3/5 बोले तो r से लेस देन हो जाएगा स्मॉल r, मीन्स ये जो रेडियस है ये स्मॉल r जो है ये मान लो 3R/5 है, 3R/5 है। तो देखो इससे जो फ्लक्स होगा, इस एरिया का जो फ्लक्स होगा इस पे होगा और इस एरिया से जो फ्लक्स होगा इस पर होगा, तुम ध्यान दोगे तो कह रहे कि देन फाई जो है Q/5 टाइम्स हो जाएगा, फाई जो है Q/5 टाइम्स हो जाएगा। तुम ध्यान दोगे, दिमाग लगाओगे, बहुत आसान है। सोचो बाबू मेरे कि इससे जो फ्लक्स गुजरेगी, इससे जो फ्लक्स गुजरेगी ये H अगर ग्रेटर देन हो जाता है 2R से, मीन्स बड़ा हो जाता है, तो यहाँ तुम देखोगे ये R जो है 3R/5, R जो है अगर 3R/5 में बोलूँ तो तुम ये दिमाग लगाओ, ये तुम्हारा 3R/5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये R 3R/5 है और ये तुम्हारा R है, तो ये थीटा कितना निकल जाएगा बताओ। ये मैं बोलूँ, इसको मैं थीटा बोलूँ तो आप ले सकते हो साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा इक्वल टू कितना बाबू मेरे 3R/5 बाई हो जाएगा आपका R, ये 3/5, और आपको पता है कि साइन 37 डिग्री जो है, साइन 37 डिग्री बोले तो ये 3/5 हो जा है, मीन्स थीटा बोले तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अब सोचो अगर ये 37 होता है तो ये भी 37 हो जाएगा, ये भी 37 हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही तुम इधर से भी सोच सकते हो, ये 37 तो ये भी 37, ये भी 37, तो यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल कितनी होगी, टोटल सॉलिड एंगल कितनी होगी। अगर मैं टोटल सॉलिड एंगल की बात करूँ तो देखो सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा अगर बोले तो इसका जनरल फार्मूला है 2π 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, तो cos जो है 37 डिग्री है। तुम इसको सॉल्व करो, ये 2π 1 - कितना बाबू मेरे 37 बोले तो ये cos 37 बोले तो 4/5, मीन्स ये 2π और ये कितना हो जाएगा बोले तो 1/5 ही हो जाएगा, ये 1/5 यानी 2π/5। तो एक साइड से जो ओमेगा तुम एंगल देख रहे हो, तुम यहां देखो ये जो एंगल हो रहा है 2π/5, तो ये भी तो 2π/5, तो टोटल दो इस सिलेंडर के अंडर में जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, सिलेंडर के अंडर में जो एंगल बन रही है सॉलिड एंगल, उस टोटल सॉलिड एंगल को मैं φ' मान लूँ तो ये 2 × ओमेगा हो जाएगा, बोले तो 4π/5 हो जाएगा। तो देखो पूरी बंद बॉडी के थ्रू टोटल 4π बनती है और ये जो सिलेंडर है उसके अंडर में 4π बन रही है, तो उसके अंडर में जो चार्ज का अमाउंट हो जाएगा मीन्स क्यू इन का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो 4π के लिए क्यू होता है तो 4π/5 के लिए कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि Q/5 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, तो फ्लक्स का वैल्यू मैं बोलूँ तो Q/ε0 यानी Q/5ε0 हो जाएगा। तो मिलाओगे Q/5ε0, Q/5ε0 की मैं बात करूँ तो ढूंढो, कह रहे कि अगर एच का वैल्यू जो 2R से बड़ा हो जाए, सोचो इसके डायमीटर से जो है
यानी जो हाइट है सिलेंडर का अगर इसके डायमीटर से बड़ा हो जाता है, मीन सिलेंडर अगर बाहर खींच जाता है और इसकी रेडियस जो है 3r/5 होती है, तो जो सिलेंडर से फ्लक्स पास करेगा यानी इस एरिया से फ्लक्स और इस एरिया से जो फ्लक्स पास करेगा वो टोटल फ्लक्स का वैल्यू बिल्कुल इतना हो जाएगा Q/5 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, बट हम लोग सेकंड भी चेक कर लेते हैं। ये करा कि एच लेस देन अगर जो है 8r/5 है, सोच लो बाबू मेरे 8r/5 बोले तो ये एच जो है यानी कि अंडर में आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 1 से, बोले तो ये फिगर सही हो सकता है। मान लो कि अगर छोटा हो जाता है और r जो बिल्कुल 3r/5 है, करेगी देन फाई इक्वल टू 0, तो तुम सोचो ना ये गॉसियन सरफेस तो बिल्कुल इसके अंदर आ गया, चार तो टोटल आउटसाइड है, तो फ्लक्स तो 0 होगा ही, ये भी तो सही है। गॉसियन सरफेस अगर अंदर आ जाता है, देखो ये एच का वैल्यू जो 8/5 बोले तो 8/5 बोले तो यानी कि r से जो है यानी छोटा ही है। एच जो है अगर इससे छोटा हो जाता है, किसी भी एंगल से अगर ये छोटा हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ढूंढो, इसको देखते हैं। ये करे इफ एच ग्रेटर देन 2r, इफ एच जो है ग्रेटर देन 2r है, 2r बोले तो ये पूरी फिर से जो है आउटसाइड में जाएगी, फिर से आउटसाइड में, और r जो है ग्रेटर देन r हो जाता है। मीन्स अगर जो सिलेंडर का रेडियस है वो बिल्कुल जो है इससे बड़ा, मीन्स ऐसे तुम ले लो, ऐसे तुम ले लो, यानी सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल R से बड़ा है, और हाइट जो है यानी कि h जो है ये 2r से जो है h जो है 2r से भी बड़ा है। मीन्स पूरा सिलेंडर जो स्फेरिकल चार्ज पार्टिकल है वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंडर में आ गया। अब ये कह रहा है क्या तुम्हारा है कि देन फाई इक्वल टू कितना Q/एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है। अगर पूरा चार्ज उसके अंदर है तो फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट होगा ही। फिर ये देखो h ग्रेटर देन 2r है और r जो है 4r/5 है यानी कम है, और ये करेगी Q/5 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स तुम्हारे लिए A B C तीनों सही है, ये D गलत है, D गलत है, बाकी सब सही है। तुम ढूंढ लो, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, और ये D गलत है। तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर कि एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर S1 and S2, टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर S1 एंड S2 ऑफ रेडियस कितना बाबू मेरे 2r/3 एंड r/3। देखो एक ये स्फीयर ले लो और एक थोड़ा छोटा ले लो, इसका जो रेडियस है r1 का वैल्यू कितना दिया बाबू मेरे 2r/3, और इसका रेडियस अगर मैं r2 ले लूँ तो r2 का वैल्यू दिया r/3। कह रहे क्या हैव चार्ज देखो 12 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम करेगी रिस्पेक्टिवली, एंड आर एट लार्ज डिस्टेंस, इनिशियली दोनों काफ़ी एक दूसरे से दूर है। फिर कह रहे फ्रॉम ईच अदर दे आर नाउ कनेक्टेड बाई अ कंडक्टिंग वायर। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं बाबू मेरे, इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से जो है कनेक्ट कर देते हैं, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस इज डन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। अब आपको बताना है कि आफ्टर सम टाइम जो है इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा। सोचो सोचो मेरे बाबू, अगर सोचो कि इसको हमने समथिंग चार्ज दिया और इसको भी हमने समथिंग चार्ज दिया हुआ है, कनेक्ट भी कर दोगे तभी भी तो रेडियस वही रहेगा, बट जैसे ही कनेक्ट करोगे इस पूरी बॉडी पर जो है पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगी तो तुम इक्वल करोगे कि V1 का वैल्यू V2 के बराबर हो गया। मान लो आफ्टर कनेक्शन जो है इसकी चार्ज कितनी हो गई Q1 डैश हमने मान लिया, और इस पर जो चार्ज है इसको हम लोग Q2 डैश मान लिया, और बिफोर जो है कनेक्शन हमने जो चार्ज था इस पर Q1 ये प्लस में 12 कूलम ले लो, और इस पर जो चार्ज था उसको हमने माइनस में 3 कूलम ले लो Q2। अब आओ सॉल्व करते हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी होती है बाबू मेरे KQ बाई कितनी तो R1, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाती है Q2 डैश बाई R2। K से K कैंसिल कर दो, K से K कैंसिल कर दो। अगर मैं Q1 डैश
बाई Q2 डैश की बात करूं तो तुम यहाँ ढूंढोगे R1 इधर आ जाएगा, R1 का वैल्यू कितना है तो 2R/3 और R2 का वैल्यू देखोगे तो ये R/3, बिल्कुल ये R/3 से R/3 कैंसिल हो जाएगा। Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना हो गया बाबू मेरे, Q1 डैश बाई Q2 डैश बोले तो ये 2 हो गया, मीन्स Q1 डैश इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2Q2 डैश। अब तुम इसको जोड़ोगे आपस में, Q1 डैश और Q2 डैश दोनों का समेशन कितना हो जाएगा तो ये -+12 और -9 बोले -3 बोले तो 9, और यदि एक 9 होता है, टोटल 9 होता है तो तुम बताओगे कितना हो जाएगा। ये तुम यहाँ ढूंढोगे ये Q1 डैश -2Q2 डैश इक्वल टू 0, और फिर ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश बोले तो 12 प्लस और 3 माइनस बोले तो 9। अब इसको तुम सॉल्व कर दोगे, अगर तुम इसको माइनस कर लो तो ये कैंसिल हो गया, 3Q2 डैश बराबर 9 हो गया, -3Q2 डैश बोले तो -3Q2 डैश बोले तो ये कितना हो गया -9 माइक्रोकूलम, माइनस से -3 से 3 कैंसिल कर दो तो Q2 डैश बोले तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ये 9 माइक्रोकूलम हो जाएगा, सॉरी 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। Q2 डैश बोले तो 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और अगर ये तुम्हारा 3 माइक्रोकूलम हो जाता है तो एक 6 हो जाएगा, बोले तो एक 6 और एक 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। देख लो, यानी एक 3 माइक्रोकूलम एक 6 माइक्रोकूलम, यही आंसर हो जाएगा। तुम इसको नोट कर लोगे, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन को। कह रहा कि अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल सेल। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर and that of the outer surface of the hollow sphere will be V। कर कि if the cell is now given a charge -4Q then new potential difference between these sum is। तुम बताओगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तुम इसको देखो। कह रहा बाबू मेरे कि एक सॉलिड स्फीयर है और बिल्कुल इसी के सराउंडिंग में एक दूसरा जो है होलो स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर को चार्ज कितना कर ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q, देख लो इसको चार्ज Q दिया गया है, इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर। तुम समझोगे बाबू मेरे, जब आप इसको सॉलिड स्फीयर को, मान लो ये जो सॉलिड स्फीयर इसको तुम चार्ज दोगे, जब इसको चार्ज तुम दोगे तो पूरी चार्ज इसके सरफेस पर होगी। ड्यू टू इंडक्शन इसके अंदर वाले सरफेस पे बिल्कुल सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और आउटर सरफेस पर सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, आउटर सरफेस पर सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि इस तरीके से दोनों स्फीयर के बीच में, यानी इस दोनों सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है भी हो जाता है। अब सोचो कि फिर से कह रहा कि अगर इस आउटर सरफेस को -4Q चार्ज दे दिया जाए तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो तुम देखो, जब भी तुम आउटर स्फीयर को चार्ज दोगे तो आउटर स्फीयर के पोटेंशियल में जो भी चेंजिंग होगा उसके अंदर ईच पॉइंट पर सेम चेंजिंग होगा। मान लो कि अगर इसके बीच में पहले से पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, अगर तुमने इसको 4 समथिंग दिया और आउटर पॉइंट पर अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल घट गया ना, तो ईच पॉइंटों पर तो 1 वोल्ट घटेगा ना। मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ 3 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 वोल्ट है। अगर -4Q देने से अगर ये हो जाता है, सपोज करो कि ये 1 वोल्ट से घट जाता तो ये भी 1 वोल्ट घट जाएगा, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस सेम टू सेम मेंटेन रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी आउटर स्फीयर को चार्ज देंगे तो इसके अंदर की ईच पॉइंट पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग होगा,
और पोटेंशियल डिफरेंस सेम चेंज होना। होलो स्फीयर के अंदर ईच पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यहाँ जो भी पोटेंशियल होगा ईच पॉइंट पर वैसे ही रहेगा, यानी इसके में जो वेरिएशन होगा ईच पॉइंट पे वेरिएशन सेम होगा, तो डिफरेंस बिल्कुल बरकरार रहेगा। तुम इसको जो है टिक लगा लोगे आसानी से, बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व करोगे। कंसीडर टू चार्ज मेटालिक स्फीयर S1 एंड S2 ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। करेगी द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 on their surface are such that E1 by E2 बराबर R1 by R2, then the ratio of V1 and V2 of the electrostatic potential for the each sphere is। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहे कि दो मेटालिक स्फीयर हैं, दो मेटालिक स्फीयर हैं जिनके रेडियस आप समझोगे बाबू मेरे, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, और फिर कह रहा है कि पहले और दूसरे के सरफेस पे, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लिया गया है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 ले लीजिए, और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 ले लीजिए। ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है। इसके सरफेस पे पोटेंशियल को V1 ले लीजिए और इसके सरफेस पे पोटेंशियल को V2 ले लीजिए। यहाँ दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे कि अगर E1 बाई E2 का रेशियो जो है R1 बाई R2 है, E1 बाई E2 का रेशियो अगर R1 बाई R2 है, तो आपको बताना है कि V1 बाई V2 का रेशियो क्या होगा। बहुत आसान है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि E1 बाई E2 जो होती है बाबू मेरे, कितना होती है, K इंटू कह रहा है कि 2 चार्ज मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस समथिंग, आप समझोगे 2KQ R1 एंड R2 इलेक्ट्रिक फील्ड इतने, देखो 2KQ1 इंटू Q2 बाई R1 स्क्वायर, और ये KQ2 बाई R2 स्क्वायर। आप K से K कैंसिल कर दोगे, K से K कैंसिल कर दोगे, और ढूंढो यहाँ पे, ध्यान देना, तुम बारीकी से ध्यान देना। तो देखो यहाँ से E1 बाई E2, यहाँ देखो ये हो जाएगा Q1 बाई Q2, और ये उलट जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। E1 बाई E2 बोले तो दिया है बाबू आपका मेरे, कितना दिया है आप ढूंढोगे, यहाँ R1 बाई R2 ही दिया हुआ है, R1 बाई R2 ही दिया हुआ है। और ये देखो Q1 बाई Q2 रहने दो, यहाँ ढूंढोगे तो ये R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर है। मीन्स Q1 बाई Q2 बोले तो ये हो जाएगा कितना आपका, ढूंढोगे Q1 बाई Q2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा R1 का Q बाई R2 का Q हो जाएगा, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। Q1 बाई Q2 R1 का Q बाई R2 का Q हो जाएगा। अब तुम लोगे पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, V1 बाई V2 की मैं बात करूं तो ये KQ1 बाई R1 और ये KQ2 बाई R2, K से K कैंसिल कर दो, और यहाँ ढूंढो Q1 बाई Q2, और ये उलट जाएगा आपका R2 बाई R1 हो जाएगा, R2 बाई R1 हो जाएगा। और फिर आप Q1 बाई Q2 का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ ढूंढोगे कितना है बाबू मेरे, तो ये है R1 का Q बाई R2 का Q, और ये है R2 बाई R1, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर के फॉर्मेट में बच जाएगा। मीन्स R1 बाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप बहुत ध्यान से देखोगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। E1 बाई E2 की हेल्प से आप Q1 बाई Q2 निकाल लोगे, जो कि R1 बाई R2 का होल Q है। फिर V1 बाई V2 निकालोगे, Q1 बाई Q2 का वैल्यू भर दोगे, वो अपना जगह पकड़ लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि कोसेंट्रिक मेटालिक होलो स्फीयर ऑफ रेडियाई R एंड 4R hold charge Q1 and Q2 respectively, given that surface charge density of the concentric sphere are equal, the potential difference V4 माइनस इतना। ध्यान देना बाबू मेरे, कह रहे कि दो कोसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर है, दो कोसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर है, आप देख लो। कह रहे कोसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई कितना दिया है
एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस कितना है बाबू मेरे 4r, और पहले को चार्ज दिया गया कितना q1 और दूसरे को चार्ज दिया गया q2। करेक्ट, गिवन दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कोसेंट्रिक स्फीयर आर इक्वल, द पोटेंशियल डिफरेंस, सोचो अगर इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इस पे जो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, अगर ये भी सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए, तो क्या बताओगे तुम कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है। बताओ दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो सोचो अगर हम लोग इस पर चार्ज, इस पर पोटेंशियल की बात करें तो इसके कारण भी पोटेंशियल मिलेगा और खुद के कारण भी मिलेगा, और इस पर अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो इसके कारण भी मिलेगा और इसके कारण भी मिलेगा, बट इसके सरफेस के बराबर ही होगा। तो तुम चलोगे इस पे पोटेंशियल की डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? इस पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V1 माइनस V2, V1 पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा? तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, तो तुम देखोगे कितना हो जाएगा Q1 बाई R प्लस Q2 बाई 4R, क्योंकि इसके सरफेस के पोटेंशियल इसके अंदर ईच पॉइंट पर सेम होता है। माइनस लोगे बाबू मेरे, माइनस लोगे कितना तुम ध्यान दोगे? मैं इसी में लिख देता हूँ माइनस कितना, और इसके कारण सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा तुम ध्यान दोगे ये Q1 बाई इसके कारण 4R ही होगा, ये 4R प्लस कितना बाबू इसके खुद का जो वैल्यू होगा Q2 बाई 4R ही रहेगा। अब चलो तुम ध्यान दो, जब इसको तुम तोड़ोगे तो एक तो 4R से एक 4R कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 4R से 4R ये भी कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, यानी Q1 बाई, तो ये बच जाएगा कितना तुम ध्यान दोगे, ये माइनस में हो जाएगा तुम्हारा कितना 3Q1 बाई 4R, याद रखोगे 3। अब तुम इसका वैल्यू भर दो, 3 को 3 रहने दो, Q1 को Q1 रहने दो, और ये 4 पाई बोले तो 16 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। अब मिलाओगे कौन है 3Q1 बाई 16 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दोगे। देख बाबू फिर से ध्यान देना तुम लोग, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इसका खुद का पोटेंशियल होगा, और इसके सरफेस पर जो होगा वही इसके पॉइंट पर भी होगा, अंदर के पॉइंट पे, डेट मीन्स इतना। और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इसके आउटसाइड का रूल लागू होगा, तो इसके आउटसाइड के लिए रेडियस 4R हो जाएगा, और इसके सरफेस वाला रूल लागू होगा तो इतना हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये तो सेम टू सेम कर देगा, ब्रैकेट तोड़ोगे माइनस में हो जाएगा, और देखो Q1 बाई R में से माइनस होगा Q1 बाई 4R, एलसीएम लोगे तो 4R हो जाएगा, डेट मीन्स 3Q1 बाई R 4R बचेगा। अब तुम K का वैल्यू पुट कर दोगे, तुम्हारे सामने आंसर आ गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन। आज की कहानी को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि गॉस थ्योरम आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। नीट वाले बच्चे हों या जेई वाले बच्चे हों, सभी बच्चे क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट करते रहेंगे। अगर आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में विथ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर और कैपेसिटी जो होगी अगली एक्सरसाइज होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।